प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12वीं के वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारा इससे पहला वीडियो है उसमें मैंने वैश्वीकरण के विषय में आप लोगों से बात की है। तो आइए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के किन्हीं 4 परिणामों की व्याख्या कीजिए। आपको इसके इम्प्लीकेशन, इम्पैक्ट, क्या इसका इम्पैक्ट है, ये डिस्कस करके देना है। तो जो इसके इम्पैक्ट हैं, परिणाम हैं, वो क्या है कि सबसे पहला है कि जो राज्य का कल्याणकारी पहलू है, वेलफेयर स्टेट की जो धारणा है, वेलफेयर स्टेट, वो धारणा कमजोर पड़ गई है। अब सारी चीजें प्रॉफिट मोटिव से हो रही है, लाभ की भावना से हो रही है। वैश्वीकरण के कारण प्रवासन की प्रक्रिया में भी तेजी आई है। लोग बहुत तेजी से माइग्रेट कर रहे हैं, जिसको जहाँ पे रोजी रोजगार मिल रहा है वो वहाँ जा रहा है। प्रवासियों के मानवाधिकारों एवं संबंधित देश की सुरक्षा पर भी बहस होनी शुरू गई है। अब अगर एक बड़े तादाद में लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाएंगे तो उनके ह्यूमन राइट्स और वो जहाँ गए हैं उस देश की सुरक्षा के बारे में भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यानी किसी न किसी तरीके से ये दोनों पहलू ही प्रभावित हो रहे हैं। चौथा पॉइंट, वैश्वीकरण के अंतर्गत अपनाई गई मुक्त व्यापार व्यवस्था से केवल अमीरों को ही लाभ पहुंचा है। कहने का यह मतलब है कि जो ऑलरेडी रिच क्लास है वो और ज़्यादा रिच हुआ है, लेकिन गरीबों तक इसका फायदा सही प्रकार से नहीं पहुंच पाया है। ये सही है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट से कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ है, लेकिन अगर उसको प्रोपोर्शनेटली देखा जाए तो वो प्रोपोर्शनेटली जो गरीब तबका है वो पीछे रह गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, वैश्वीकरण के किन्हीं 4 सांस्कृतिक परिणामों की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। हमें इसके कल्चरल इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो आपको तो यह पता ही है, आज की डेट में आप जो पहन रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो टीवी पर देख रहे हैं, या जो आपका वे ऑफ थिंकिंग है, जैसे आप सोच रहे हैं, उस सब पर किसी ना किसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। और यही सारी चीज़ें, आपका खाना पीना, पहनावा, आपकी सोच, आप क्या देख रहे हैं, यही तो कल्चर को डिफाइन करता है, संस्कृति को डिफाइन करता है। वैसे तो संस्कृति का और बहुत ही व्यापक आयाम है, बहुत व्यापक परिभाषा है, लेकिन अगर संक्षिप्त में बोलें तो यही वो पहलू हैं जो संस्कृति को परिभाषित करते हैं। तो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम हम बात करेंगे। वर्तमान समय में लोग क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, क्या पहनते हैं, क्या सोचते हैं, आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है, इन सभी पर वैश्वीकरण का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। वैश्वीकरण से विश्व में सांस्कृतिक समरूपता का उदय शुरू हुआ है। अगर देखा जाए तो कुछ लोग बोलेंगे कि कल्चरल होमोजिनिटी आ रही है। सारे लोग नीली जींस पहन रहे हैं, बर्गर पिज्ज़ा खा रहे हैं, कोक पी रहे हैं और रैप और वेस्टर्न म्यूजिक सुन रहे हैं या उसके डांस से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं। हर आदमी को इंग्लिश में चैट करना अच्छा लग रहा है, ये सही है। लेकिन अगर इसका एक दूसरा विचारणीय पहलू पर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि यह बेसिकली क्या है, यूरोप और अमेरिका ये अपनी संस्कृति को, अपनी जो उनकी पश्चिमी संस्कृति है, उसको पूरे विश्व में फैला रहा है और थोप रहा है, और जिसके कारण आपको कल्चरल होमोजेनिटी या जिसको सांस्कृतिक समरूपता कहते हैं वो नजर आ रहा है। लोगों द्वारा पिज्जा बर्गर खाना तथा नीली जींस पहनना अमेरिकी संस्कृति का प्रभाव ही है, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूं। चौथा, अगर देखा जाए तो विश्व के विकसित देश अपनी आर्थिक ताकत के बल पर विकासशील देशों को अपनी संस्कृति लाद रहे हैं।
जिससे एक देश विशेष की संस्कृति के पतन होने का डर हो गया है। यानी अगर वो कोई कंट्री, कोई स्टेट अगर कल्चरली उतना अवेकेंड नहीं है तो अल्टीमेटली क्या होगा, वहाँ का कल्चर और वहाँ के और जो बाकी सारे एस्पेक्ट हैं वो नष्ट हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है वैश्वीकरण के विभिन्न अंग क्या हैं, वो फैक्टर क्या हैं जिन्होंने वैश्वीकरण को शेप किया है। तो सबसे पहला, व्यापार अवरोधों, ट्रेड बैरियर को कम करना। पहले क्या होता था कि लोग जो देश हैं वो संरक्षणवादी नीतियों को प्रश्रय देते थे, मेजर्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षण की नीति को अपनाते थे। और उसमें क्या होता था कि ट्रेड बैरियर, जो कर हैं, करों का इस तरीके का ढांचा बनाया जाता था कि बाहर से आने वाली वस्तुएं उनके देश में महंगी हों और वो कम मात्रा में आयातित की जाएं, और अगर आयात हो भी रही है तो उनकी बिक्री को नियंत्रित किया जाए। लेकिन आज की डेट में क्या है कि ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए हैं, व्यापार अवरोध हटा दिए गए हैं, और बहुत जगह अगर आप देखिएगा तो फ्री ट्रेड जोन, मुक्त व्यापार क्षेत्र, इसको बनाने पर बात की जा रही है और कई सारे बने भी हैं। अगर आप क्षेत्रीय संगठनों की बात करें तो जैसे यूरोपियन यूनियन है या जैसे आपका आसियान है, और भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया के सारे कंट्रीज आपस में इंटरकनेक्ट हो सकें, इसके लिए बने हैं। वैश्वीकरण में और क्या होता है, ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती हैं जिससे विभिन्न देशों में टेक्नोलॉजी का बेरोक टोक प्रवाह हो सके। जो टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज है, तकनीक, उसका अनहिंडर्ड फ्लो हो। तीसरा क्या है, ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे विभिन्न देशों में कैपिटल, पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह हो सके। अब तो वैश्वीकरण की परिभाषा जब हम लोगों ने डिस्कस की थी तो हम लोगों ने उसी समय पढ़ लिया था कि इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज। व्हाई? टू प्रमोट फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंस। हाउ? बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें विभिन्न देशों में कैपिटल, पूंजी का प्रवाह स्वतंत्र रूप से हो सके। चौथा, श्रम का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना। लेबर फोर्स अगर माइग्रेट करता है, मूव करता है, तो उसको मूव करने दीजिए। ये जो मेरा चौथा क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण के निर्देशक सिद्धांत, वो सारे फैक्टर्स जिन्होंने वैश्वीकरण को प्रमोट किया है, गाइड किया है, कंट्रोल किया है और रेगुलेट किया है। वैश्वीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुछ निर्देशक सिद्धांत एवं कार्यक्रम अपनाए गए हैं जो इस प्रकार हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, राजकोषीय अनुशासन, जिसको हम कहेंगे फिस्कल डिसिप्लिन। दूसरा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को खुला रखना। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप आइए, आप कंट्री में पैसा लगाइए। एक दूसरा भी चीज होता है जिसको हम लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं या FII बोलते हैं, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो FDI में क्या होता है कि आप पैसा लगाते हैं और आपका कंट्रोल होता है। FII में क्या होता है कि आपने पैसा लगाया, कंट्रोल आपका नहीं है, मैनेजमेंट आपका नहीं है, वो किसी दूसरे के हाथ में है और आपका पर्पस जो है सिर्फ प्रॉफिट या डिविडेंड कमाना है। FDI लगाना भी कठिन है और अगर एक बार आपने FDI कर दिया तो वहां से निकलना भी मुश्किल है। FII जो है वो लगाना भी आसान है, और अगर मान लीजिए आपके रिटर्न सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो आप आराम से निकल भी सकते हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वह क्या है, संस्थागत एवं रचनात्मक सुधार। संस्थागत मतलब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, और अगर रचनात्मक बात करें तो उसमें क्या आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म।
फिर चौथा क्या है, नीतिगत बदलाव। आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी होगी। अगर इंडिया के ही कंटेक्स्ट में देखा जाए तो हम लोगों ने भी पहले संरक्षणवादी प्रोटेक्शनिस्ट मेजर अपनाए थे, और हमारी पॉलिसी क्या थी, LPQ, कि सारी चीज़ें के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, कोटा होगा, भाई भतीजावाद चलेगा। और आज की डेट में हमारी पॉलिसी क्या है, LPG, L फॉर लिबरलाइजेशन, E फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन। जो हमारा पांचवा पॉइंट है वह क्या है, बाजार की शक्तियों द्वारा ब्याज दरों का निर्धारण। कि मार्केट को खुला छोड़ दीजिए। मार्केट का जो इनविजिबल हैंड है, जो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, अदृश्य हाथ, बाजार का अदृश्य हाथ, वो क्या करता है, वो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से चीजों को रेगुलेट करता है। तो इंटरेस्ट रेट को गवर्नमेंट ना गवर्न करे, बल्कि डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस गवर्न करें। डिमांड ज्यादा होगा, मनी में, इकोनॉमी में पैसा कम है, ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाएगा। फिर छठा पॉइंट क्या है, विनिमय की प्रक्रिया अपनाना। एक्सचेंज, विनिमय मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज हो सके, वो गुड्स एंड सर्विसेज का भी होगा और एक करेंसी टू दूसरे करेंसी में कन्वर्टिबिलिटी भी होगी। फिर क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बुनियादी क्षेत्र में अधिक सरकारी खर्च में वृद्धि। एजुकेशन है, चाहे हेल्थ केयर है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर देता है, उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर रही है, ताकि जो सबसे बड़ा चीज़ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके जो पैरामीटर हैं, मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन जितना स्वस्थ रहेगा, जितना शिक्षित होगा और जितना सब तरीके से ओरिएंटेड होगा, वो इकोनॉमी, वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा डेवलप करेगी। जो हमारा आठवां पॉइंट है वो क्या है, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे कहा कि प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि मैनेजमेंट, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग का जो वैल्यूज है वो सारा प्राइवेट पार्टी को दे दीजिए। मैनेजमेंट आपको देना है, कंट्रोल देना है, डिसीजन मेकिंग देना है, और सारे ऑपरेशंस को प्राइवेट सेक्टर में दे दीजिए। अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है और आपके कंट्रोल में वह लॉस दे रहा है या सिक फॉर्म में चल रहा है। फिर नौवां पॉइंट क्या है, व्यापार का उदारीकरण करना, जो बिजनेस है उसको लिबरलाइज कीजिए। 10वां पॉइंट क्या है, कर प्रणाली में सुधार, टैक्सेशन जो है उसको, अभी इंडियन कंटेक्स्ट में ही ले लीजिए तो आज से पहले बहुत तरह के टैक्स थे, अभी गवर्नमेंट जो उसको रेगुलराइज कर रही है और कई सारे टैक्सेस को हटा के उसने सीधा एक टैक्स लगा दिया है, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत सारे टैक्सेस ऑटोमेटिक जो है वो रिप्लेस हो गए। फिर क्या है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी संरक्षण देना। बेसिकली संपत्ति का अधिकार जो है वो पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता था, उसको निकाल दिया गया, लेकिन स्टिल अगर आपको प्राइवेट पार्टीज को प्रमोट करना है तो उसकी सैंक्टिटी को आपको रेगुलेट करना होगा और उसकी संपत्ति को वो अपनी संपत्ति माने ये अधिकार उसको देना होगा, तभी तो वो ज़्यादा एफर्ट डाल करके उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा। फिर 12वां जो पॉइंट है उसमें क्या है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लेकर के आइए। हम एक एप्लीकेशन दिए, अब वो एप्लीकेशन कहाँ है, उस पर क्या कार्यवाही हो रही है, या हम एक रिक्वेस्ट डाले, हमारा एक ग्रीवांस है, हमने उसके रिगार्डिंग बात की, अब वो पता चला कि फाइल दबी हुई है, तो आपने देखा है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या लेकर के आई है, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आप एक पिटीशन डालिए और आपको पता चल जाएगा कि जो फाइल मूव कर रही है वो कहाँ पर है, या उसके साथ क्या ग्लिच है, या कब उस पर कोई ऑर्डर होगा। फिर क्या है, प्रतियोगितात्मक विनिमय दर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इकोनॉमिक्स में लोग पढ़ते हैं कि कैसे पहले जो है गोल्ड के रिगार्डिंग ही करेंसी इशू होता था, बाद में उसमें फ्लेक्सिबल बनाया गया, फ्लोटिंग पेग सिस्टम डाला गया, और आज के डेट में क्या है कि हमने सर्टेन रिजर्व रखे होते हैं और उसके बिहार पर हम अपनी करेंसी को इशू करते हैं, और बेसिकली जो हमारा रिजर्व है और जो हमने करेंसी इशू कर रखा है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, और हम उसको मार्केट फोर्स पे छोड़ देते हैं
मार्केट में आपकी इकोनॉमी जितनी रोबस्ट फॉर्म में, जितनी मजबूत फॉर्म में, उस हिसाब से आपकी करेंसी भी डिस्प्ले होगी। फिर चौथा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्देशों का पालन करना। अब पूरा वर्ल्ड जो है उसको अगर ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में देखें तो इट अपीयर्स लाइक अ विलेज, कि पूरा विश्व एक गांव बन चुका है या एक झोपड़ी बन चुका है, जिसका हर कॉर्नर एक्सेसिबल है, जिसका हर एस्पेक्ट कांटेक्ट में है, टच में है। तो ऐसे में अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कुछ निर्देश दे रही है तो ऑब्वियसली वो पूरे ह्यूमन जो हैं इस प्लैनेट पे उसके बेटरमेंट के लिए दे रही है। तो उसने अगर कोई निर्देश दिया है, कोई बात कही है, तो उसका पालन करना, और ये विश्व के देश पालन कर भी रहे हैं। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अगर ये सहयोग की भावना नहीं होगी तो ग्लोबलाइजेशन का कोई इम्पैक्ट, इम्प्लीकेशन नहीं रह जाएगा और वो मीनिंगलेस हो जाएगा। अब मैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर जा रहा हूं और इस टॉपिक को मैं कंक्लूड करूंगा कि यहाँ पर हम वैश्वीकरण के हानियों के बारे में बात करेंगे। हमने मेरिट तो बहुत देख लिया कि नई टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन कोई आलोचक रहेगा वो बोलेगा कि नई टेक्नोलॉजी जो आपको नहीं लग रही है वो किसी और कंट्री में आउटडेटेड हो चुकी है, तब वो आपके कंट्री में आई है। आप बोलिएगा कि बीपीओ और केपीओ आ रहा है, कोई और बोलेगा कि आपके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, या जिस कंट्री से वो आउटसोर्सिंग हुआ है, बाह्य प्रेषण हुआ है, उस जगह पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं। आपके कंट्री में लेबर सस्ता था, आपके कंट्री में उसने भेज दिया, लेकिन उसके अपने कंट्री में तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम हो गया। आप बोलेगा कि प्रोडक्शन का हब बन रहा है, सेज बन रहा है। कोई एक जो इसको क्रिटिसाइज करेगा, उसका ये कहना होगा कि प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उस प्रोडक्शन के चक्कर में आपका लेबर और आपके रिसोर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और आपके इन्वायरमेंटल वैल्यूज को डिग्रेड किया जा रहा है, आपका इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। जहाँ से वो आया है वहाँ पर इन्वायरमेंटल नॉर्म्स इतने स्ट्रांग हैं कि वहाँ पर वो प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए वो आपकी कंट्री में कर रहा है। फिर कुछ लोग कहेंगे कि भाई देखिए नई नई चीज़ें आ रही हैं, मेट्रो चल रहा है और ये हो रहा है, ये तो कोलैबोरेशन से ही हो रहा है। तो उसमें भी कोई आलोचक जो है वो ये पॉइंट देगा कि बिल्कुल सही, मेट्रो चल रही है, मेट्रो बन रहा है, या ऐसी कोई परियोजना पर काम हो रहा है जिसके तहत लेबरर्स आपके कंट्री के हैं, मजदूर आपके कंट्री के हैं, लेकिन उनके जो सीईओ हैं वो बाहर के हैं, और वो सीईओ जो है, एक किसी सीईओ का सैलरी जो है वो हजार लेबर्स के सैलरी के बराबर होता है। और ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट है उसका वो लोग एएमसी करते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, और उसके लिए भी आपको बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज आपको अब्रॉड भेजना पड़ेगा। तो बेसिकली गुलाब है तो उसमें कांटे भी हैं, बिना कांटे के ये चीज़ नहीं है। तो वैश्वीकरण है, इसके इतने सारे लाभ हैं, इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली हानियां भी होंगी। उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो दिया जाता है वो यह है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया का लाभ अधिकांश जनता तक नहीं पहुंचा है। इससे आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिला है, विशेषतया तीसरी दुनिया के गरीब देश। तीसरी दुनिया के गरीब देश अगर बोलें तो एशिया और अफ्रीका की जो मतलब पिछड़ी और अति पिछड़ी कंट्रीज हैं उनके बारे में बात की जा रही है। अब बेरोजगारी बढ़ी है तो क्या होगा, संसाधनों के लिए संघर्ष बढ़ेंगे, रिसोर्सेज के लिए कन्फ्लिक्ट होंगे, और वो कन्फ्लिक्ट अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो गृह युद्ध, जिसको सिविल वॉर कहते हैं, ऐसी संभावना हो जाएगी। जो दूसरा पॉइंट निकल करके ये आता है वो क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है पहले सब्सिडीज देती थी बहुत सारी चीज़ों में। अपने कंट्री में भी अगर देखिए तो बहुत सारी चीज़ों पे सरकार ने सब्सिडी कम किया है, और ये सब्सिडी कम कर देने से जो इसका मेन लॉस है, मेन लॉस किसको है, जो निर्धन वर्ग है। क्यों? क्योंकि उसको वो चीज़ें सब्सिडाइज रेट में, कम रेट में नहीं मिल पा रही हैं। और वैश्वीकरण ने एक सांस्कृतिक संकट भी खड़ा किया है, और वैश्वीकरण का मेन पर्पस क्या है कि कंज्यूमरिज्म, जिसको बोलते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति, उसको बढ़ावा दें, मार्केट बेस्ड हो सारा कुछ। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आलोचकों का विचार है कि वैश्वीकरण ने एजुकेशनल सिस्टम जो है उस पर भी बहुत बुरे और गंभीर प्रभाव डाले हैं। अगर देखा जाए तो ग्लोबली सिर्फ अंग्रेजी का प्रभुत्व स्थापित हो गया है, और जो एजुकेशन है उसको भी कमर्शियलाइज किया जा रहा है, वाणिज्यीकरण हो रहा है, और जो एजुकेशन है उसमें वैल्यूज, इथिक्स, मोरालिटी, नैतिकता, इन सारी चीज़ों में गिरावट आई है। तो इस प्रकार हमने
इस एक चैप्टर को समराइज किया, मेरा पिछला वीडियो और ये वीडियो मिलकर के ये जो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का वो आपका कंप्लीट हुआ। आप उसको देखिए, लिखिए, समझिए। थैंक यू।